नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करंट धमाका। चलिए तो आज के वीडियो में बात कर लेते हैं 15 दिसंबर 2021 से जुड़े हुए सभी करंट अफेयर्स के बारे में। बिना समय गवाए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना, सरयू नहर नेशनल प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है? आंसर है नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। चलिए जान लेते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया। यह परियोजना 14 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को सिंचाई के लिए सुनिश्चित पानी प्रदान करेगी और मुख्य रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश के लगभग 29 लाख किसानों को लाभान्वित करेगी। परियोजना के उद्घाटन कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद थे। चलिए अब जान लेते हैं इस परियोजना के बारे में। यह परियोजना 9800 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से पूरी हुई है, जिसमें पिछले 4 वर्षों में 4600 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। यह परियोजना मुख्य रूप से पूर्वी यूपी यानी पूर्वांचल में सिंचाई के लिए सुनिश्चित पानी के साथ पानी की कमी की समस्या को भी पूरा करेगी। सरयू नहर परियोजना में क्षेत्र के जल संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए 5 नदियों, जिनमें कि घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिणी को आपस में जोड़ना भी शामिल है। चलिए अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन सा देश 100% पेपरलेस होने वाला विश्व में पहला देश बना है? चलिए जान लेते हैं आंसर के बारे में। आंसर है दुबई। तो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के तरफ। दुबई 100% कागज रहित होने वाली दुनिया की पहली सरकार बन गई है। यह घोषणा संयुक्त अरब अमीरात के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने की थी। यह लगभग 3 बिलियन दिरहम यानी 350 मिलियन अमेरिकी डॉलर और 14 मिलियन मैन घंटे बचाएगा। डिजिटलीकरण ग्राहकों को सभी सरकारी सेवाएं प्रदान करेगा और कागज की खपत को 336 मिलियन से अधिक कागजों से कम करेगा। सभी असाधारण डिजिटल सेवाओं को नागरिक दुबई नाउ एप्लीकेशन के माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है। संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा संयुक्त अरब अमीरात दिरहम है एवं संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति खलीफा बिन जायद अल नहयान है। चलिए बढ़ते हैं आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए शिजियन 605 उपग्रह लॉन्च किए हैं? आंसर है चीन। चलिए जान लेते हैं अब इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। चीन ने अंतरिक्ष अन्वेषण और नई प्रौद्योगिकी परीक्षणों के लिए उत्तर पश्चिमी चीन के जिक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से उपग्रहों के एक नए समूह शिजियान 605 को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किया। उपग्रहों को लॉन्ग मार्च 4B रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था, जो लॉन्ग मार्च सीरीज कैरियर रॉकेट के 400वें मिशन को चिन्हित करता है। उपग्रहों की संख्या के बारे में जानकारी निर्दिष्ट नहीं की गई है। जैसा कि संदेश में लिखा है, उनका उपयोग अंतरिक्ष अन्वेषण और नई प्रौद्योगिकी परीक्षणों के लिए किया जाएगा। चलिए जान लेते हैं अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन की मुद्रा रेनमिनबी है एवं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। चलिए अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में बीपीसीएल ने हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए किसके साथ समझौता किया है? चलिए जान लेते हैं अब इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में। आंसर है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, जिसको शॉर्ट में
भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी बार्क भी कह देते हैं। चलिए अब जान लेते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए क्षारीय इलेक्ट्रोलाइज प्रौद्योगिकी को बढ़ाने के लिए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी बार्क के साथ करार किया है। अक्षय ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता का समर्थन करने के लिए यह अपनी तरह की पहली पहल है एवं इलेक्ट्रोलाइजर संयंत्र वर्तमान में आयात किए जाते हैं और इसी सहयोग से हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए क्षारीय इलेक्ट्रोलाइजर प्रौद्योगिकी को बढ़ाने का भी इसका उद्देश्य है। भारत ने 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है और इस उद्देश्य के लिए वह अपने ऊर्जा मिश्रण में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी को वर्तमान में 38% से 2030 तक 50% तक बढ़ाना चाहता है। अक्षय ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए देश की प्रतिबद्धता का समर्थन करने के लिए यह अपनी तरह की पहली पहल है। चलिए जान लेते हैं अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। बीपीसीएल मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है एवं बीपीसीएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं श्री अरुण कुमार सिंह। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस बैंक को ET-BFSI एक्सीलेंस अवार्ड 2021 में सम्मानित किया गया है? आंसर है DBS बैंक इंडिया। चलिए जान लेते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। अपने ग्राहकों के लिए डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए DBS बैंक इंडिया के लगातार प्रयासों को ET-BFSI एक्सीलेंस अवार्ड में सम्मानित किया गया है। द इकोनॉमिक टाइम्स की एक पहल ET-BFSI एक्सीलेंस अवार्ड एक गतिशील और प्रतिस्पर्धी माहौल में BFSI उद्योग द्वारा लागू किए गए सर्वोत्तम नवाचारों और प्रथाओं का सम्मान करता है। चलिए जान लेते हैं बैंक ने कौन से 2 पुरस्कार जीते हैं। इनोवेटिव API यानी ओपन बैंकिंग मॉडल श्रेणी में DBS रैपिड रियल टाइम API समाधान का पुरस्कार है एवं दूसरा सर्वश्रेष्ठ डिजिटल ग्राहक अनुभव पहल के तहत श्रेणी में डिजिटल बैंकिंग के लिए इंटेलिजेंट बैंकिंग के लिए इनको पुरस्कार मिला है। चलिए अब जान लेते हैं इन पुरस्कारों के बारे में। DBS बैंक इंडिया को DBS रैपिड के लिए इनोवेटिव API ओपन बैंकिंग मॉडल में सम्मानित किया गया है। बैंक ने ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी TCI के लिए रियल टाइम डिजिटल भुगतान समाधान तैयार किया है जो भारत के सबसे बड़े परिवहन और रसद खिलाड़ियों में से एक है। यह अनूठा समाधान UPI का लाभ उठाता है जिससे TCI को परिवहन मालिकों को वास्तविक समय में अग्रिम भुगतान करने की अनुमति मिलती है जिससे वे किसी भी ATM से नकदी निकाल सकते हैं। समाधान के परिणाम स्वरूप TCI के लिए 45 मिलियन घंटे की वार्षिक बचत हुई है और परिवहन मालिकों को समय पर डिलीवरी करने में मदद मिली। चलिए अब जान लेते हैं अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। DBS बैंक भारत मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है एवं DBS बैंक इंडिया के MD और CEO हैं सुरजीत सोम जी। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में 2021 के लिए टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? आंसर है एलॉन मस्क। चलिए अब जान लेते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। प्रतिष्ठित टाइम पत्रिका ने टेस्ला के CEO एलन मस्क को 2021 पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया है। 2021 में US आधारित इलेक्ट्रिक वाहन स्टार्टअप टेस्ला $1 ट्रिलियन की कंपनी बन गई।
क्योंकि मस्क लगभग 255 बिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुमानित संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। मस्क रॉकेट कंपनी स्पेसएक्स के संस्थापक और सीईओ भी हैं और ब्रेन चिप स्टार्टअप न्यूरालिंक और इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म द बोरिंग कंपनी का नेतृत्व करते हैं। चलिए अब जान लेते हैं 2020 में इसके अन्य दावेदार कौन कौन थे। टाइम पत्रिका ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को 2020 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया। चलिए अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एडीबी का भारत के वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है? चलिए आंसर जान लेते हैं। 9.7% वृद्धि का अनुमान लगाया है एडीबी ने भारत के वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कि जीडीपी में 9.7% की दर से वृद्धि होगी। चलिए बढ़ते हैं और जान लेते हैं इस क्वेश्चन के अन्य बिंदुओं के बारे में। एशियाई विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी जिसको शॉर्ट में बोल देते हैं, इसने भारत के लिए अपने 2021 के विकास के अनुमान को 10% से घटाकर 9.7% कर दिया है, लेकिन 2022 के विकास पूर्वानुमान को 7.5% पर अपरिवर्तित छोड़ दिया है। विकासशील एशिया के मुद्रास्फीति पूर्वानुमान को 2021 के लिए संशोधित कर 2.1% और 2022 के लिए 7% पर अपरिवर्तित किया गया था। चलिए अब जान लेते हैं एशियाई विकास आउटलुक अनुपूरक रिपोर्ट 2021-22 के बारे में। दिसंबर 2021 की एशियाई विकास आउटलुक अनुपूरक रिपोर्ट में एशियाई विकास बैंक ने नए ओमिक्रॉन कोविड-19 संस्करण के कारण होने वाले आर्थिक प्रभाव और अनिश्चितता को दर्शाने के लिए 2021-22 के लिए विकासशील एशिया के विकास पूर्वानुमानों में कटौती की है। एडीबी ने 2021 के सकल घरेलू उत्पाद जिसको जीडीपी शॉर्ट में बोल देते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसके विकासशील एशिया के विकास अनुमान को 7.1% जो कि सितंबर 2021 में अनुमानित किया गया था उसको घटाकर 7% कर दिया और 2022 की वृद्धि दर 5.4% से घटाकर 5.3% हो गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है? चलिए जान लेते हैं अब इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में। पेटीएम पेमेंट्स बैंक को हाल में अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया गया है। चलिए तो जान लेते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। पेटीएम पेमेंट्स बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया गया है। बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया है और अनुमोदन से इसे और अधिक वित्तीय सेवाओं और उत्पादों को लाने में मदद मिलेगी। बैंक 33.3 करोड़ पेटीएम वॉलेट का समर्थन करता है और उपभोक्ताओं को 87,000 से अधिक ऑनलाइन व्यापारियों और 2.11 करोड़ इन स्टोर व्यापारियों को भुगतान करने में सक्षम बनाता है। चलिए जान लेते हैं अनुसूचित बैंकों की स्थिति भारत में क्या है और ये किस प्रकार फंक्शनिंग करते हैं। बैंक नए व्यावसायिक अवसरों का पता लगा सकता है जिसमें सरकार और अन्य बड़े निगमों के प्रस्तावों के लिए अनुरोध, प्राथमिक नीलामी, निश्चित दर पर अपरिवर्तनीय दर रेपो एवं रिवर्स रेपो रेट शामिल हैं। इसके अलावा यह सीमांत स्थायी सुविधा में भाग ले सकता है और सरकार द्वारा संचालित वित्तीय समावेशन योजनाओं में भागीदारी के लिए पात्र होगा। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में पेटीएम पेमेंट्स बैंक को शामिल करने से हमें और अधिक नवाचार करने में मदद मिलेगी और भारत में कम सेवा वाली और असेवित आबादी के लिए
और अधिक वित्तीय सेवाएं और उत्पाद लाने में मदद मिलेगी। पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के अध्यक्ष हैं इस समय विजय शेखर शर्मा एवं पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के एमडी एवं सीईओ हैं श्री सतीश कुमार गुप्ता। पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड का मुख्यालय इस समय है नोएडा, उत्तर प्रदेश में। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस बैंक को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा स्थापित 2 डिजिधन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है? चलिए अब जान लेते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए आंसर के बारे में। आंसर है कर्नाटका बैंक। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। कर्नाटक बैंक को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ आईटी द्वारा स्थापित 2 डिजिधन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। पुरस्कार नई दिल्ली में डिजिटल सेवा उत्पादन के दौरान दिए गए। पुरस्कार ने 2 साल 2019 से 20 और 2020 से 21 के लिए लगातार निजी क्षेत्र की बैंक ऋणी के तहत भीम यूपीआई लेनदान में उच्चतम प्रतिशत के साथ लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बैंकों को मान्यता दी। कर्नाटक बैंक अपने उत्पादों के लिए नवीनतम डिजिटल तकनीक को अपनाने में हमेशा आगे रहा है ताकि हमारे ग्राहकों को सर्वोत्तम सेवा प्रदान की जा सके। कर्नाटक बैंक लिमिटेड के अध्यक्ष इस समय प्रदीप कुमार पांजा हैं एवं कर्नाटक बैंक का मुख्यालय मंगलोर है एवं कर्नाटक बैंक की स्थापना 18 फरवरी 1924 को हुई। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में आरबीआई ने सीमा पार सौदों के लिए कितने अंकों का एलईआई लागू किया है? चलिए जान लेते हैं अब इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में। आंसर है 20। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने अगले साल 1 अक्टूबर से 50 करोड़ रुपए और उससे अधिक के पूंजी या चालू खाता लेन देन के लिए सीमा पार लेन देन के लिए कानूनी इकाई पहचानकर्ता, जिसको शॉर्ट में लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर यानी एलईआई अनिवार्य कर दिया है। एलईआई एक 20 अंकीय संख्या है जिसका उपयोग वित्तीय डेटा सिस्टम की गुणवत्ता और सटीकता में सुधार के लिए दुनिया भर में वित्तीय लेन देन के लिए पार्टियों की विशिष्ट रूप से पहचान करने के लिए किया जाता है। पहचानकर्ता मानदंड को चरणबद्ध तरीके से काउंटर यानी ओवर द काउंटर ओटीसी जिसको शॉर्ट में बोल देते हैं व्युत्पन्न और गैर व्युत्पन्न बाजारों, बड़े कॉरपोरेट उधारकर्ताओं एवं केंद्रीकृत भुगतान प्रणालियों में बड़े मूल्य के लेन देन में प्रतिभागियों के लिए पेश किया गया है। 1 अक्टूबर 2022 से बैंकों को किसी भी पूंजी या चालू खाता लेन देन करने वाली निवासी संस्थाओं जो गैर व्यक्तियों से एलईआई नंबर प्राप्त करना होगा। एलईआई धारकों के लिए लेन देन के आकार पर ध्यान दिए बिना सभी लेन देन में नंबर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। आरबीआई के 25वें गवर्नर के बारे में जान लेते हैं। ये बने हुए हैं शक्तिकांत दास एवं मुख्यालय आरबीआई का है मुंबई में। स्थापित हुआ है आरबीआई 1 अप्रैल 1935 में कोलकाता में। ये हुए आज के सभी करंट अफेयर्स। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियोस के सभी नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अन्य एजुकेशनल ग्रुप्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अन्य करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।